नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की स्टेज 2 की तैयारी हम आप लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे आईसीजी स्टेज 2 के बारे में। ठीक है, स्टेज 2 की जो है हम अभी फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो ठीक है, स्टेज 2 में आप सभी का क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आपका पेपर आएगा, पूरा पेपर आपके साथ में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक पेपर का फील आए। ठीक है, पेपर में आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। जितना हम कराते हैं आप उतना कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर जो है 2 रहेगी। ठीक है, क्लास नंबर 2 है आज, और हम ऑलरेडी एक क्लास अपनी क्लास 1 जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे ले चुके हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं देखे तो वो जाके भी देख सकते हैं। और ये क्लास नंबर 2 जो है वो भी आज यूट्यूब पर ही रहेगी, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट ये पूछ रहे थे, भैया कह रहे थे कि भाई आज और कर दो क्लास को, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, तो हम जो है आज और उनके कहने से कर देते हैं। लेकिन आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आगे हमारा पेड में ही रहने वाली है। पेड बैच जो हमारा पेड बैच में ही रहेंगी। हमारा एक पेड बैच है जो कि हम जहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं स्टेज 2 की। जो भी कैंडिडेट दोस्तों अभी जब आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास लिमिटेड समय है। आप लोग जानते हैं कि स्टेज 1 पास करने के बाद ये आपका एक मेन पड़ाव है जो कि आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप इस असेसमेंट पेपर को पास नहीं करोगे तो फिर वहां से आप आउट हो सकते हो, और एक छोटी सी गलती आप सभी के लिए दिक्कत सामना कर सकती है। तो इससे बढ़िया है कि आप हमारा पेड बैच आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आराम से अपने पेपर को आप पास कर पाओ। जितना आपको कराया जाएगा उतना पेपर के लिए सफिशिएंट है, आप अपने पेपर को पास कर पाओगे। जहाँ पे दोस्तों आपको क्लासेस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट जो नोट्स होंगे वो भी आप सभी के लिए मिलने वाले हैं, पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप सभी आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे अगर अब मैं बात करूँ आपको वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, साथ ही देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये रिकॉर्ड फॉर्म में मिलती है, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। साथ ही देखिएगा उसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको जो नोट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें भी आपको हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर मैं बात करूँ क्लासेस हमारी कहाँ पे मिलती हैं, तो ये हमारा पेड एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं अपना क्लास जो हम जो लेते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई चैनल। ठीक है भाई, लेकिन ये किसको मिलेगी, जो हमारा बैच परचेस करेगा ये क्लासेस उसी को मिलेंगी, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपकी समझ में क्लियर तरीके से आ गया होगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे स्टेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि पेड बैच से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसका प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 199 रुपीज़ है। ठीक है, कुछ सीटें बची हुई हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे मैसेज करके आप हमारे जो है स्टेज 2 के बैच को परचेस कर सकते हो, 94 12 62 47 और 33। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे केवल आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, केवल आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। व्हाट्सअप करना होगा केवल, कॉल इस पे नहीं लगेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। केवल व्हाट्सअप करना है और वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, केवल बैच वाला जो कैंडिडेट बैच परचेज करना चाहता है वही कैंडिडेट मैसेज करे, अन्यथा और कोई मैसेज ना करे। कोई भी डाउट है आपका तो वो इंस्टाग्राम पे भेज सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये क्लास नंबर 2 है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, चाहे क्लास नंबर 3 हो, क्लास नंबर 4 हो, या फिर आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जो भी है हमारा पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 199 रुपये है। आप इसको परचेस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, लिमिटेड समय है आपके पास, क्योंकि स्टेज 1 आपको पास करेगा, लेकिन असेसमेंट पेपर पास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, क्लास नंबर सेकंड का जो है आपको पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, असेसमेंट पेपर जो है आपका टेस्ट 2 रहेगा। ठीक है, टेस्ट 1 हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, और बैच में हमने वो करा दिया, जाके आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। अगर अभी तक भी आपने बैच परचेज नहीं किया है तो बैच को परचेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी से क्या कहता है वो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है क्या कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला कौन सा यानी कि राज्य जो है वो कौन सा है, आपसे ये पूछा है। इन विच अगर मैं बात करूं, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट सी बॉर्डर, यानी अगर मैं बात करूं यानी कि वो कोस्टल लाइन जो होती है हमारी, यानी कि भारत जो है कहाँ कहाँ पे पानी से लगा हुआ है, ये कौन कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज्यादा सीमा उसकी लगी हुई है, वो राज्य आपको बताना है। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा जो है किस राज्य की लगी हुई है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो भारत का मैप है वो कैसा दिखता है, और उसमें आपका कहाँ कहाँ पे लाइन लगती है और कौन कौन से स्टेट में लगती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, पहले नंबर पे आपका गुजरात हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र हो गया, और तीसरे नंबर पे हमारा गोवा हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें चौथे नंबर पे हमारा कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया, और पांचवें
नंबर पे अगर हम बात करें तो केरल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे लेफ्ट साइड में अगर जो है यानी कि लेफ्ट में बात करें तो लेफ्ट में टोटल कितने मिलेंगे, 5 हमारे जो है आपके राज्य पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम राइट में देखें तो छठा जो अगर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु हो गया, 7वां हमारा देखिएगा आंध्र प्रदेश हो गया, 8वां हमारा कौन से हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल जो है 9th हो गया। टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं हमारे, टोटल 9 राज्य हैं। अगर मैं बात करूं कोई पूछता है कि भैया अरेबियन सी की तरफ जो कितने राज्य लगते हैं हमारे जो है, तो वो पूछे तो लगभग कितने लगते हैं आपके, 5 लगते हैं, ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। और अगर मैं बात करूं आपसे पूछे कि आपका वेस्ट यानी कि वे और बंगाल की खाड़ी में कितने राज्य लगते हैं, तो वो आपके 4 लगते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि मतलब सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है, ठीक है। तो ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा लगती है वो आपकी कौन से राज्य की लगती है, तो वो आपकी गुजरात राज्य की लगती है, ठीक है। किसकी लगती है, गुजरात राज्य की लगती है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझ लेना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मान लो सबसे कम जो है समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है, सबसे कम जो है यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारी जो सबसे कम किसकी लगती है, तो गोवा जो राज्य है हमारा, ठीक है, गोवा की मैं बात करूं तो सबसे कम जो है हमारी समुद्री सीमा लगती है, जिसमें मैं अगर मैं बात करूं गोवा की कितनी लगती है, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे स्टेट भी अभी फिलहाल देख सकते हैं। इन स्टेट के बारे में अगर मैं बता देता हूँ आप सभी को, ये जो स्टेट है गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो कितने किलोमीटर लगती है आपकी, 1214 किलोमीटर, ठीक है, 1214 किलोमीटर हमारी किसकी लगती है, गुजरात की लगती है। अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की जो है 973 किलोमीटर लगती है। अगर मैं बात करूँ देखिए तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु की जो है 906 किलोमीटर लगती है। और अगर मैं बात करूँ देखिएगा आपके महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की जो समुद्री सीमा है वो आपकी 652 किलोमीटर लगती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो किसकी लगती है, आपकी गुजरात की लगती है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा जो लगती है वो हमारे गुजरात राज्य की लगती है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा, आपको इनमें से ये बताना है। अगर मैं बात करूं विच इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, आपको इनमें से बताना है कि विच इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का फोक डांस कौन सा है, इनमें से ये बताना है। क्या लावनी है, कालबेलिया है, गिद्दा है, या फिर आपका डांडिया है, इनमें से आप लोगों को ये बताना होगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं देखिएगा, अगर मैं बात करूं लावनी के बारे में, तो लावनी आपका कहां पे होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि महाराष्ट्र में कौन सा डांस होता है, ये भी एक बार आपको पता जरूरी है, क्योंकि खाली ऑप्शन बताने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो इससे रिलेटेड कहीं भी आगे पीछे पूछा जाए, कोई भी ऑप्शन से या कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र राज्य से अगर मैं बात करूँ, सो देखिए महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सा आपका नृत्य किया जाता है, यानी डांस के परफॉर्म किया जाता है, वो एक आपको देखिएगा, एक तो आपका नकटा किया जाता है। कौन सा किया जाता है, नकटा, ठीक है, नकटा किया जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो देखिए और कौन सा किया जाता है, तमाशा, ठीक है, एक तमसा नाम से भी किया जाता है। कौन सा, तमाशा के नाम से, तमाशा के नाम से भी किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो एक लेजिम नाम से भी किया जाता है, लेजिम, ठीक है, लेजिम। तो महाराष्ट्र के अभी ये 3 है, ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। और चौथा मैं आपको अगर बात करूं तो ये लावनी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, चौथा हमारा लावनी हो जाएगा। लेकिन हमें केवल इनसे ही मतलब नहीं है, हमें ये भी मतलब है कि ये कालबेलिया जो है कहाँ पे होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कालबेलिया जो है हमारा कहाँ पे होता है, ये कालबेलिया हमारा राजस्थान, काल जो है राजस्थान में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, राजस्थान राज्य में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखिए गिद्दा, गिद्दा आपका कहाँ पे होता है, तो गिद्दा आपका कहाँ होता है, पंजाब में होता है। कहाँ होता है आपका गिद्दा, पंजाब में होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गिद्दा के बाद, तो आपका डांडिया, डांडिया कहाँ पे होता है आपका, गुजरात राज्य में, ठीक है, कहाँ होता है आपका, गुजरात राज्य में, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अगर आप एक एक और अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में आपका घूमर डांस भी होता है। कौन सा, घूमर डांस भी होता है। अगर मैं बात करूं देखिए पंजाब के बारे में, तो पंजाब में आपका भांगड़ा भी परफॉर्म किया जाता है। कौन सा, भांगड़ा भी परफॉर्म किया जाता है। और अगर मैं बात करूं देखिएगा अगर गुजरात के बारे में, तो देखिए अगर मैं बात करूं गुजरात में, तो आपको मैंने अभी ये बता दिया, डांडिया बता दिया, लेकिन वहां पे आपका गरबा भी किया जाता है। क्या किया जाता है, गरबा डांस भी वहां पे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन फिलहाल हमसे क्या पूछा था, फिलहाल हमसे पूछा था कि महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है, आपका लोक नृत्य कौन सा है, आपको इनमें से ये बताना था। तो वो कौन सा हो गया आपका, लावनी हो गया। कौन सा हो गया आपका, लावनी हो गया। ये बात आपकी समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ चुका है। अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ये आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, कितने में, 2025 में जो अगर मैं बात करूं तो 2025 में अगर मैं बात करूं तो पद्म पुरस्कार जो है कितने देने की कोशिश किया, यानी कि अगर आप बात करूं तो यहाँ पे घोषणा की गई है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे जो पद्म अवार्ड है वो किन तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो पद्म अवार्ड जो है हमारे टोटल
बात करूं तो 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो पद्म विभूषण होता है, जो फर्स्ट होता है आपका। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका पद्म विभूषण होता है। और तीसरा बात करूं तो देखिए पद्म श्री होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेनी है। हमसे अभी पूछा गया है कि यानी कि टोटल जो है पद्म अवार्ड कितने हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि पद्म विभूषण जो है कितने मिले थे, क्योंकि अगर मान लो पद्म विभूषण हमसे पूछ लेता है तो हम उतना उसका आंसर अच्छी तरह से दे पाए। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अगर मैं बात करूं पद्म विभूषण के बारे में, तो पद्म विभूषण हमारे टोटल कितने दिए जाने वाले हैं 2025 में, कितने की घोषणा की गई है। तो पद्म विभूषण कितने मिलेंगे, हमारे 7 मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं देखिएगा इसी तरीके से पद्म भूषण के बारे में, ठीक, पीबी के बारे में बात करूं तो पीबी कितने देने वाले हैं, हमारे 19 मिलने वाले हैं इस बार। ठीक है, 19 मिलेंगे। और पद्म श्री के बारे में बात करें तो 113 मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से इनको ऐड कर सकते हो। मैं एक बार यहाँ पे पद्म विभूषण लिख देता हूँ। ठीक है, पद्म विभूषण कितने मिलेंगे, हमारे 7 मिलेंगे। ठीक है, पद्म विभूषण अगर मैं बात करूँ तो कितने मिलेंगे, हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19 मिलेंगे। ठीक है, 19 मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से आप पद्मश्री के बारे में बात करें, पद्मश्री के बारे में बात करें तो 113 मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने मिलेंगे, 113। और अगर आप इनको ऐड करते हो तो कितने हो जाते हैं, ये आपके 139 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 139। ठीक है, अगर आप इनको टोटल करते हो तो 139 हो जाएंगे। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया था कि कितने टोटल जो है आप सभी के कितने मिलने वाले हैं, तो आपको 139 मिलने वाले हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप लोग बता सकते हो। आज चाहे आपसे पद्मश्री बोले, पद्म विभूषण बोले, पद्म भूषण बोले, कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको यहाँ पे बताना है। इन विच स्टेट ऑफ इंडियन हिज इमेजन लोकेटेड, यानी अगर बात करूं तो ये कहाँ पे आपका स्थित है, आपको ये बताना होगा इनाम गांव जो है। अगर मैं बात करूं इनाम गांव के बारे में तो उससे पहले आपको ये भी कुछ चीजें जानना जरूरी है कि कौन कौन सा जो है राज्य में कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने इसलिए ज्यादा दे रखे हैं जिससे कि आपको सभी ऑप्शन की जानकारी मिल पाए, और आपको अगर इनमें से कोई ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर अपना दे पाओ। ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र में, आपको बता देता हूँ, आंसर हम बाद में बता देंगे, पहले हम इसके ऑप्शन को ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं इसका। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद जो है, कौन सा, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में आता है। अगर मैं बात करूं देखिएगा, अगर बात करें तो हरियाणा में जो है कौन सा आता है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है अगर मैं बात करूं कौन सा, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो है कहाँ पे आता है, आपका हरियाणा में आता है। और अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं देखिएगा राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या आता है, हमारा कालीबंगन आता है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, कौन सा आ जाए, कालीबंगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो आता है, मोहनजोदड़ो हम जिसको बोल सकते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ पे आता है, पाकिस्तान में आता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और इसी तरीके से हम गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में जो आपका क्या क्या आता है, एक तो लोथल आपको गुजरात में आता है, लोथल। दूसरा आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा साइड जो है धौलावीरा। ठीक है भाई, अब आपसे इनमें से कोई भी पूछे तो आप आराम से आंसर दे पाओगे, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से इसका चित्र भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये धौलावीरा जो है जो मोहनजोदाड़ो है वो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अब पूछ रहा है हमसे क्या पूछा है, इनाम गाँव के बारे में। तो इनाम गाँव कहाँ पे स्थित है, आपको ये बता देता हूँ, ये आपका महाराष्ट्र गाँव, महाराष्ट्र में आपका स्थित है। तो इस तरीके से इसका जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं विच स्टेट ट्रेवल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेवल्यू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड 2025। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में जो है रिपब्लिक डे परेड में किसने जो है अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमसे ये पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राज्य दे रखे हैं, आप इन राज्य को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा जो गणतंत्र दिवस था, अगर मैं बात करूँ जो रिपब्लिक डे था हमारा, ठीक है, अब रिपब्लिक डे के बारे में बात करूँ तो उसकी जो थीम क्या थी आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं थीम के बारे में बात करूँ तो हमारी जो थीम थी वो थी हमारी स्वर्णिम भारत। क्या थी हमारी, स्वर्णिम, स्वर्णिम, स्वर्णिम भारत। ठीक है,
ये हमारी थीम थी। अगर ये बात आप लोग समझ सकते हैं, थीम या फिर विषय अगर आपसे पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, स्वर्णिम भारत हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश की क्या पोजीशन थी, आपको ये भी यहाँ पे पता ना होना जरूरी है। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं पोजीशन के बारे में बात करूँ तो हमारी आंध्र प्रदेश की कौन सी पोजीशन थी, वो 3rd पोजीशन थी। अगर मैं बात करता हूँ त्रिपुरा की, यहाँ पे आपकी इस तरीके से झांकी परफॉर्म की जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे चित्र से देख सकते हैं। तो त्रिपुरा की कौन सी पोजीशन थी, यहाँ पे 2nd पोजीशन थी त्रिपुरा की। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की किसके लिए थी, वो आपकी देख सकते हैं आप लोग 1st पोजीशन थी। क्या पोजीशन थी, 1st पोजीशन थी। और वो किस वजह से 1st पोजीशन थी, वो महाकुंभ जो है, ये महाकुंभ आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो 2025 में जो हमारा यहाँ पे जो है महाकुंभ कंडक्ट हुआ, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारे भारत में, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था, महाकुंभ जो है भारत के किस राज्य में हुआ था, यूपी में हुआ था। और यूपी में कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्रयागराज, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो हमसे पूछा था कि प्रथम जो है पुरस्कार किसने जीता था, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जो है जीता था। इसका जो है सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। यानी कि अगर बात करूं विटामिन की कमी से कौन सा रोग है जो रतौंधी जो है, तथा रासायनिक नाम उसका क्या है, रेटिनॉल, किस विटामिन की कमी से होता है। आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो रतौंधी है और जो उसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल जो है, वो किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो विटामिन आपको दे रखी है, इन सभी विटामिन के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विटामिन के जो है क्या काम करता है और उसका रासायनिक का नाम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसका रासायनिक नाम के बारे में बात करूं, ठीक है, इसका रासायनिक नाम भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम अगर मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा अगर मैं बात करूं फ्लोक्लोबिनॉन, ठीक है, फ्लोक्लोबिनॉन क्या हो जाएगा, फ्लोक्लोबिनॉन, ठीक है, क्लोबिनॉन, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये आपका रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन के का। और विटामिन के का काम क्या है, ठीक है, विटामिन के यानी किस रोग में काम आता है, रोग भी आपको बता देता हूँ। यानी कि रक्त का जो है थक्का बनाने में, किसके लिए, तो रक्त का जो थक्का जमता है ना, अगर मैं बात ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसको रोकने के लिए हमारा ये विटामिन के जो है काम करता है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं देखिएगा ई की तरफ, विटामिन ई क्या काम करता है। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है, अगर मैं बात करूँ इसका रासायनिक नाम के बारे में, ठीक है। रासायनिक नाम क्या हमारा हो जाएगा इसका, रासायनिक नाम जो है इसका टेकोफेरोल होता है। क्या होता है, टेकोफेरोल, ठीक है। क्या होता है इसका, टेकोफेरोल, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, टेकोफेरोल, इसका जो है टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। और किस रोग, ये किस कारण से होता है, रोग भी यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, बांझपन, ठीक है। बांझपन जो फीमेल कैंडिडेट में होता है जिसमें बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बांझपन, ठीक है। बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। किसका, बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है, जिसमें बच्चे वगैरह नहीं होते हैं। तो इस तरीके से विटामिन ई की वजह से होता है वो। अगर मैं बात करता हूँ विटामिन बी1 के बारे में, तो विटामिन बी1 का जो है नाम क्या है, ठीक है। रासायनिक नाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या हो जाता है आपका, थायमिन हो जाता है, थायमिन, ठीक है, थायमिन हो जाएगा। और अगर मैं इसका रोग के बारे में बात करूं तो इसका जो रोग होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी रोग जो है बी1 की कमी से हो जाता है। क्या हो जाता है, रोग जो है बेरी बेरी जो है हमारा विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है। अब चलते हैं देखिएगा विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम जो है वो क्या है, रासायनिक नाम जो है वो क्या है आपका, रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, रेटिनॉल होगा। और इसका जो रोग होगा वो क्या हो जाता है, इसके कारण से क्या रोग होता है आपका, रतौंधी नामक रोग जो है आपका उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। रतौंधी जो भी हो जाएगी वो कैंडिडेट को विटामिन ए की कमी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका जो है पहला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इसलिए वजह से आपको सारी चीज़ें को सारी हरी सब्जियां वगैरह इन सब चीज़ों को, दूध वगैरह को अच्छी तरह से कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी एकदम सही रहे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये आपने सुना तो होगा लेकिन सारी चीजें इनमें से आपको नहीं पता होंगी, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारे एस सोमनाथन, तो आपने सुना ही होगा कम से कम नाम। तो ये हमारे पूर्व हेड रह चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो हमारे ये पहले हेड रह चुके हैं, ठीक है, हेड रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में हेड कौन है, तो प्रेजेंट जो हेड है ना वो आपके कौन है, नारायण है, वी नारायण, जो प्रेजेंट हेड है, प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है हमारे वो कौन है, वी नारायण है, ठीक है। अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं वो कौन है आपके, वी नारायण हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हेड जो है वो आपके कौन है, वी नारायण है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। के शिवान भी ओल्ड जो है, ओल्ड हेड है, ठीक है, एक प्रकार से पुराने हेड रह चुके हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। और अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड
प्रोपल्यूशन सिस्टम की सेंटर इन इसरो आप बात करूं तो ये कौन होंगे, एम मोहन जो है, इसका जो करेक्ट आंसर जो एम मोहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ये बताना होगा। अगर मैं बात करूं इसका जो इंग्लिश में बात करूं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको कर्क रेखा ये बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, इंडिया का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला राज्य आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, पहला राज्य हमारा गुजरात हो जाएगा। दूसरे राज्य के बारे में बात करूं तो यहाँ पे दूसरा हमारा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तीसरे राज्य के बारे में बात करें तो हमारा जो तीसरा राज्य हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। चौथे राज्य के बारे में बात करें तो चौथा जो राज्य हो जाएगा वो चौथा राज्य हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। पांचवा जो राज्य होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और छठा जो राज्य है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए कौन सा हो जाता है, आपका त्रिपुरा हो जाता है। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन 8 पे बात करूं तो 8 पे जो है 8वें पे क्या हो जाएगा हमारा, 8वें पे क्या हो जाएगा हमारा मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है टोटल हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन में दे देता है इनमें से, ठीक है, आपसे मान लो उत्तर प्रदेश दे देता है और आपसे पूछता है कि इनमें से नहीं पास होती है, तो आप उत्तर प्रदेश उसका आंसर कर दोगे। ठीक है, या फिर इनमें से अगर कोई सा भी दे देता है और आपसे पूछता है कि इनमें से किससे होकर गुजरती है, तो आप इसमें कोई भी आपसे आंसर पूछेगा तो आप उसका आंसर अच्छी तरह से दे पाओगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि दौल उत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है, आपको यहाँ पे ये बताना होगा। ठीक है, तो दौल फेस्टिवल इन मेनली सेलिब्रेट इन विच स्टेट, आपको ये बताना होगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर ही लिख दिया है, थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिएगा, आप समझ चुके होंगे इसका जो आंसर होगा वो असम ही हो जाएगा। लेकिन इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, असम तो है ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी जो है उत्सव जो है कौन कौन, बिहार राज्य में मान लो कौन सा उत्सव आता है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करूँ बिहार राज्य का सबसे मेन जो फेस्टिवल है वो क्या है, आपका छठ पूजा है। क्या हो जाएगा, छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा हमारा जो है, इसका पूछे तो कभी भी छठ पूजा हो जाएगा, इसका मेन जो उत्सव होगा, यानी सेलिब्रेट जो किया जाता है वो बिहार राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं असम में बात करूं तो असम में और कौन सा फेस्टिवल है जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है, एक आपका टी फेस्टिवल हो गया, टी फेस्टिवल हो गया। दूसरा आप बता सकते हैं, दूसरा आपका बिहू हो जाएगा, बिहू। ठीक है, जो कि असम में होता है। तो ये 3 आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि दौल हो गया, बिहू हो गया और आपका टी फेस्टिवल है। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल इतना ही समझ सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा आपका हरेली जो है, हरेली, ठीक है, हरेली उत्सव जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। और अगर मैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में बात करूं तो गुड़ी पड़वा जो है, गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है हमारा कौन सा कहाँ पे किया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। और महाराष्ट्र राज्य का अगर आपसे पूछे नव वर्ष कौन सा है तो वो गुड़ी पड़वा ही होता है। क्या होता है वो, गुड़ी पड़वा जो है नव वर्ष। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम महाराष्ट्र राज्य का अगर आपसे पूछे कि न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गुड़ी पड़वा पर ही न्यू ईयर आपका महाराष्ट्र राज्य का सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि दौल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो असम राज्य में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से छठ पूजा का जो त्यौहार है वो इस तरीके से मनाते हैं। ये आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी साइड में लगा दी है जिससे कि आप एक रिलेट कर पाओ किसी चीजों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, आपको ये बताना होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो है इस तरीके से ये आपका परमाणु है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक हमारा जो है क्या है कि एटम है, ठीक है, परमाणु है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, जिसमें आपके देखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं वहाँ पे। और इसके जो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है हमारा दो, ठीक है, ये इधर और इधर, यानी अगर बात करूं तो देखिए इस तरीके से ये घूमता ही रहेगा। ठीक है, ये घूमते ही रहते हैं, चारों ओर चक्कर आपके लगाते रहते हैं, कहीं नहीं कि ये फिक्स रहते हैं, फिक्स नहीं रहते, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आपसे अगर पूछे कि परमाणु में आपका नाभिक में कौन रहते हैं दो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका आंसर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रोंटगन ने किसकी खोज की थी। तो रोंटगन ने जो एक्सरे किरणों की जो है खोज की थी, जो कि आप लोग 1895 में आपकी की थी उनकी। ठीक है,
डिस्कवरी जो है किसकी की थी, एक्सरे किरणों की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉन्टजन ने की थी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 1990 में रदरफोर्ड ने जो है किसकी खोज की थी, आपकी अल्फा एंड बीटा रे की, अल्फा एंड बीटा रे, ठीक है, अल्फा एंड बीटा रे की डिस्कवरी की थी, ठीक है, डिस्कवरी की थी। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ थॉमसन के बारे में, तो थॉमसन ने ही आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में की थी। इसका करेक्ट आंसर जो है एकदम यही हो जाएगा कि थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब बात करें चैडविक के बारे में, तो चैडविक ने किसकी खोज की थी, आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। किसकी, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की जो है खोज किसने की थी, वो आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने की थी 1932 में, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो अगर मान लो इनमें से कोई और भी आपसे पूछता है तो आप किसी और का भी आसानी से अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, जैसे कि आप सभी के सामने आ चुका है। अब आ चुके हैं हम रीजनिंग सेक्शन पे, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन पे हम आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो जीके जो क्वेश्चन है वो जीके के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ की बात करूं तो मैथ के भी 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन में से कम 20 नंबर लाना जरूरी होता है, तभी आप पास माने जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छे तरह से देख सकते हैं। जैसा मैं आपको करा रहा हूँ उतना पेपर में आपका आना सफिशियंट है। फिलहाल चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का, या फिर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी क्या आपसे पूछता है। तब तक आप खुद भी, अगर आप चाहते हैं तो खुद भी आप सॉल्व करके बैठ के खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, विच नंबर विल बी कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपको क्वेश्चन मार्क पे कौन सा यहाँ पे आपका इनमें से आएगा, तो ये आपको बताना होगा। सबसे पहले आपको पैटर्न जानना जरूरी होता है, कि जब तक आप किसी का भी पैटर्न नहीं जानोगे तब तक आप किसी भी आंसर अपना नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है, इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना है, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है कि अगर आप पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से अपना कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका 55 है, और 55 में हम कितना जोड़ें कि आपका 58 हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा हमें। और इसमें हम 58 में कितना ऐड करेंगे जिससे हमारा कितना हो जाए, हम इसमें देखिए 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका, हाँ, ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 64 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 के बाद 6 आ रहा है, अगर हम 6 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 12 ऐड करेंगे हम, मान लो इसमें 12 ऐड करते हैं, तो 12 ऐड करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि 12 के बाद यहाँ पे 24 करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमारा बनता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हमें फॉलो करना है जो पैटर्न है वो पीछे से भी फॉलो करके आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं, मान लो इसमें अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 73 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें 12 ऐड करेंगे, ठीक है, फिर हमारा 12 का पैटर्न बनेगा 3 6 9 12, इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और 12 अगर हम इसमें ऐड करते हैं 73 में तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। और इस तरीके से मुझे लगता है कि ये पैटर्न एकदम फिट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 73 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस तरीके से इस पैटर्न को ही पकड़ना होता है। पैटर्न को अगर आप टाइम से पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर अपना दे पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, ये आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पीए यानी पल जल रज का अर्थ है विंटर्स आर कोल्ड। इसी तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ आपका ये दे रखा है, ठीक है, इसका अर्थ आपका ये दे रखा है। इस तरीके से आपको बताना है, लेकिन आपसे पूछा है सीजन का, ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका जो है कोड क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉमन छांटने होते हैं कि कॉमन कौन सा है। सबसे पहले हम छांट लेते हैं, कोई भी 2 ले लेते हैं जिसमें कॉमन आपको नजर आए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे, हम आर को ही ले लेते हैं, इसमें आपको आर कॉमन ले लेना है। सबसे पहले हम आर का देख लेते हैं, आर में कहाँ कहाँ पे, ठीक है, आर हमारा कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले हम, अब हमको देखिए आर इन दो में है, ठीक है, एक तो इधर है एक इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों के जो अर्थ दे रखे हैं, यानी उससे पहले जो भाषा दे रखी है, कूट जो दे रखा है, उसी को चेक करना है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इसका जो कूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको सबसे पहले यही देखना है, ठीक है। तो हाँ, अगर इसका कूट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का जो कूट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं PAL हमको दिख रहा है, और इसका जो कूट है यहाँ पे भी PAL दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे यही कॉमन आपको नजर आ रहा है, और इसमें भी आर और आर ही कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कोड हो जाएगा वो PAL हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ समर के बारे में, अब हम समर का ले लेते हैं, समर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम किसका लेते हैं, हम अब लेते हैं हम समर का, ठीक है, समर का ले लेते हैं अब हम, ठीक है। हमें आर का तो कोड पता चल गया,
अब हम चलते हैं समर की तरफ, ठीक है। अब समर का ले लेते हैं। समर और कहाँ पे है? समर हमारा एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो जगह है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें देखना होगा कि समर का जो है कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा और दूसरा हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि समर का यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या कॉमन है वही आपको चेक करना है। तो समर का जो है आप लोगों को क्या कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ तो JAL है क्या, नहीं है। तो JAL तो कॉमन नहीं होगा, PAL हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम देखें तो RUL के बारे में, तो RUL यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा समर का जो कोड होगा, समर का अगर हम कोड के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, RUL हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगले क्वेश्चन का अगले जो है मैच करना है, ठीक है भाई। ये कोड ही मैच करना होता है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आएगा, ये भी आपको खासकर में ध्यान रखना है। आप ये सोचे कि बिना प्रैक्टिस आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा, आपको खुद से भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत इसमें करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अब मैं विंटर का भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। आपसे विंटर कहाँ पर है ये आपको ये चेक करना है। विंटर आपको एक तो यहाँ पर है, दूसरा आपका विंटर आपको कहाँ नजर आता है, एक तो यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि इसका जो है उसके पहले कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। अब आप देखो इनमें से दोनों चीजें कहाँ कॉमन है, ठीक है। तो विंटर में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि विंटर में पहले नंबर पे जल है, ठीक है। यहाँ पे पल, पल तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, जल लिख लिया, जल नहीं लिखा। तो जल यहाँ पे कॉमन है, जल यहाँ पे कॉमन है। तो विंटर का जो है कितना हो जाएगा, विंटर का क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन हमसे पूछा किसका है, पूछा है हमसे किसका, समर का, ठीक है। सॉरी सीजन का आपसे पूछा है, किसका पूछा है, सीजन, ठीक है। सीजन का आप बताइए, सीजन का आप आराम से निकाल सकते हो कि जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी निकाल के दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप कॉमन कैसे लेते हैं, कैसे आपको देखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अब हमारा क्या रह गया, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया, सीजन, ठीक है। तो सीजन आपका किस में आपको ये बताना है, तो सीजन हमारा यहाँ है, ठीक है। अब हमने विंटर का भी कोड निकाल लिया, सीजन का भी निकाल लिया और आर का भी निकाल लिया। अब हमें इसके निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि देखिए इसका जो है समर का क्या विंटर कोड RUL है, तो हमारा RUL तो इसका नहीं हो सकता। अगर हम विंटर का देखें तो विंटर का हमारा JAL है, तो JL भी नहीं हो सकता हमारा। अगर हम देखें आर का कोड क्या है हमारा, ठीक है, तो आर का क्या है, PUL है। अब हमारा बचता क्या है, सिंपल सी बात है, NUL बचेगा, ठीक है। NUL बचेगा और NUL इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है हम इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये आपको कॉमन लेके करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन है अगला। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किटी रमन की पत्नी है। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इसका जो पैटर्न होता है, अगर हम किटी को बात करें तो देखिए किटी को हम माइनस लेते हैं, कोई भी फीमेल होती है उसको हम माइनस लेते हैं, और जो कोई भी पुरुष होता है उसको हम यानी मेल जो होता है उसको हम प्लस लेते हैं। तो किसकी पत्नी है, वो रमन की पत्नी है, तो उसको हम प्लस ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देव जो है किटी का एकमात्र भाई है, किटी का भाई है, किसका भाई है, किटी का। तो यहाँ पे इधर साइड में लेंगे हम, कौन हो जाएगा, वो देव हो जाएगा, ठीक है। देव क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे यदि डॉली किटी की पुत्री है, अगर मैं बात करूं तो किसकी पुत्री है, डॉली। किसकी पुत्री है, देखिए किटी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, डॉली, ठीक है। डॉली अगर मैं बात करूं तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन किसकी पुत्री है आपकी, वो डॉली की पुत्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि देव जो है डॉली से कैसे संबंधित है। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो ये बच्ची है, ठीक है, और इसकी मम्मी जो है ये है, और इसका जो भाई होगा वो ये हो जाएगा देव। तो अब भाई एक बात बताओ, वो कौन लगेगा, उस बच्ची का कौन लगेगा, एक बात। तो आपकी जो है बहन है उसका भाई आपका अगर मैं बात करूं आपकी बहन की जो लड़की होगी वो आपकी कौन लगेगी, सीधी सी बात है, वो आपकी भांजी लगेगी। और आप उसके क्या लगेंगे, वो आपके मामा लगेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आपका मामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है अगला। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर चित्र से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए हमें कहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इधर साइड ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, इधर साइड नॉर्थ रहता है, इधर साइड साउथ रहता है। अब आप मान लो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन आप समझो कि मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। आप मिडिल में खड़े हो, अब जहां से जैसे बोले आप वहां से आप चलना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे ये बोलता है उसके बाद वैसे चलना शुरू कर सकते हैं आप लोग। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि गौरव जो है 20 मीटर जो है उत्तर की दिशा में चलता है। तो उत्तर कहाँ पर है हमारा, नॉर्थ कहाँ पर है, ऊपर की साइड है। तो हम मान लो यहाँ पे खड़े हुए बीच में, हमें नॉर्थ में जाना है, कितना 20 मीटर, 20 मीटर चल रही है। उसके बाद आपसे पूछता है क्या, कि फिर वह बाएं मुड़ता है। अब बात बताओ कि आप बाएं, अब अगर मान लो आपका इधर मुंह है तो आपका बाएं किधर होगा, सिंपल सी बात है, हमारा बाएं इधर होगा। तो हमें कितना मीटर चलना है, उसके बाद 40 मीटर चलना है। कितना मीटर चलना है, तो 40 मीटर हमें चलना है। तो 40 मीटर चल रही है हम, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है वह पुनः
बाएं, अब इसके देखिए, अब मान लो आप इधर मुंह करके खड़े हो यहाँ पे, अब आपका बाएं देखिए, इधर बाएं इधर होगा और राइट जो होगा वो इधर होगा, ठीक है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेकिन हमसे पूछा है क्या, लेफ्ट। अब हमको कहाँ जाना है, तो लेफ्ट जाना है, तो इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना है कि लेफ्ट हमको जाना है, तो लेफ्ट जाने के लिए हमें बाएं मुड़ना होगा, ठीक है, यानी इधर मुड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बाएं बाएं मुड़ता है और फिर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, कितना चलता है आपका, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल लिया, ठीक है भाई। अब यहां तक चलिए, उसके बाद पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन उसके बाद जो है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब आप एक बात, तो अगर आपका इधर मुंह है, ठीक है, आपका इधर मुंह है, अब आपका बाएं तो इधर हो जाएगा, ठीक है, बाएं इधर होगा और राइट जो है इधर होगा, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन आपसे पूछा है कि अब वह दाएं मुड़ता है, तो राइट हैंड साइड पे मुड़ेगा, तो राइट हैंड साइड इधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो राइट दाएं कितना मुड़ता है, कि दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, कितना चलता है आपका, 20 मीटर चलता है, तो यहाँ पे मुड़ा और कितना चला, ये 20 चला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अब वह मूल स्थिति से, यानी अगर मैं बात करूं जो प्रेजेंट जो स्थान पे जा, उस स्थान में जब जहां से चलना शुरू किया था, कि वहां से कितनी दूरी पर है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, कोई व्यक्ति यहाँ पे था, ठीक है, अब वो कितनी दूरी पर जा चुका है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से अगर देखें तो कितना है, ये हमारा यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रकार से रेक्टेंगल हमारा बन गया। तो यहाँ पे ये 20 हुआ, तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी ये 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 ये हो गया और 20 ये हो गया। अगर आप इसको ऐड करेंगे, आपसे टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हो गया, 60 हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 60 मीटर आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से आपका क्वेश्चन आपसे अगला आता है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, ये आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की पैटर्न को पूर्ति करेगी, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग रहा है, इसकी जगह के ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका क्या फिट हो जाएगा, जिससे कि हमारा ये फिगर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है। तो चलिए हम इस फिगर को देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको इनको पकड़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको पकड़ना होता है, ये पकड़ लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए दो नीचे मुंह है, एक का अगर मान लो ऊपर मुंह है, तो अगली का भी मुंह आपका ऊपर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर मुंह मिलेगा इसका भी, ठीक है। इसका मुंह कहाँ मिलेगा, आपका ऊपर की तरफ मिलेगा। तो अब आप लोग देखो इसका मुंह किधर है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये है, बिल्कुल हो सकता है, इसका मुंह ऊपर है, इसका हो सकता है, लेकिन इसका मुंह नीचे है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके आराम से कट गए, ठीक है, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ऑप्शन को काटना होता है, क्योंकि अब रीजनिंग में क्या है कि भाई आप जब तक ऑप्शन नहीं काटोगे, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सही आंसर नहीं ढूंढना, आपको गलत आंसर ढूंढना है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो हमने ए और डी का आराम से अपना कट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब हम देखते हैं कि अब ऐसा क्या बाकी है जिसमें रह गया है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर आप फिगर को इसको कंप्लीट करोगे, इस वाला फिगर को, तो यहाँ पे अगर मान लो हम इस ऑप्शन को रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और है, ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन और है। तो क्या यहाँ पे लाइन है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरीके की लाइन जरूर आएगी, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जरूर आएगी, जिससे ये फिगर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आप इस पे रखोगे तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, इस यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से फिगर बन के जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि प्लस को जो है गुणा, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जो है माइनस को जो है योग यानी प्लस कहता है, गुणा को यानी बात करूं डिवाइड जो कि आप लोग देख सकते हैं, मल्टीप्लाई को क्या कहता है, विभाजन यानी डिवाइड कहता है। और अगर मैं बात करूं जो डिवाइड है उसको माइनस कहता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो समीकरण दे रखे हैं वो कौन सा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इन तरीके से रखने हैं, उसके बाद आपको तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये रख लेनी है कि यहाँ पे उनका जो प्रतीक है, यानी कि अगर आप बात करूँ जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल आपको जो सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो प्लस, प्लस की जगह पे वो आपसे क्या कहता है कि प्लस की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस की जगह पे आपको गुणा कर देना है, ठीक है। आपसे क्या कहता है माइनस, माइनस की जगह पे आपको क्या करने की कह रहा है, वो डिवाइड करने की, सॉरी प्लस करने की कह रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करने की कह रहा है, वो आपसे डिवाइड करने की कह रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिवाइड करने की जगह पे आपसे क्या कह रहा है, वो डिवाइड करने की जगह पे वो माइनस कह रहा है। तो ये इन ऑप्शन में आपको रखना है और फिट करके बैठना है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप फिट करके रखोगे तो आपको पता चलेगी कि हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें ही अगर रखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हम प्लस की जगह पे क्या रखेंगे, गुणा रख लेते हैं, ठीक है। हम गुणा रख लेते हैं, तो गुणा रखेंगे, ये इतना हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो माइनस की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे प्लस रख लेंगे,
ठीक है, ये प्लस हो जाएगा हमारा। उसके बाद गुणा की जगह पे आपको क्या रखना है कि डिवाइड रख देना है, यहाँ पे हम डिवाइड रख लेंगे और यहाँ पे भाग की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको डिवाइड रूल करना होता है। यहाँ पे आपका 4 चौक 16, हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस के कितने हो जाएगा यहाँ पे 9 9 पंजे 45, ठीक है 45 प्लस 4, ठीक है 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 40 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। क्या हमारा बैठ रहा है एकदम ठीक, लेकिन नहीं, ये गलत हो गया। तो इसी तरीके से आपको इसमें भी फिट करके रखना है, इस तरीके से आपको इसमें भी रख के देखना है। कोई भी ऑप्शन अगर इसमें से फिट बैठेगा तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें आप रखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में रखें। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम रखने की कोशिश करते हैं तो 10, ठीक है, और माइनस की जगह पे आपको क्या रखना है, प्लस रखना है, ठीक है 10 प्लस 12। उसके बाद डिवाइड की जगह पे क्या रखना है, माइनस रखना है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चिन्ह का खासकर में ध्यान रखना है, और यहाँ पे मैंने ये सिंबल जो लिख दिए इनका भी खासकर में ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद आपको कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मल्टीप्लाई को क्या लिखता है, वो डिवाइड लिखता है, मल्टीप्लाई को क्या लिख रहा है, वो डिवाइड लिख रहा है, तो हम इसमें डिवाइड लिख लेंगे। उसके बाद 6 हो जाएगा, और प्लस की जगह पे क्या लिख रहा है, वो आपका माइनस लिख रहा है, ठीक है -2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, क्या 16 आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर आप 6 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 6 18 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है 6 18 आ जाएगा हमारा। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से रख सकते हैं। एक बार हम फिर से देखें तो माइनस की जगह पे प्लस रखा है हमने, क्या माइनस की जगह पे योग रखा है, ठीक है एकदम। डिवाइड की जगह पे हमने माइनस रखा है, ठीक है एकदम माइनस की रखा है। मल्टीप्लाई की जगह पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या रखना था, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड रखना था। कितना रखना था, यहाँ पे डिवाइड रखना था, ये आप भूल गए, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे डिवाइड की जगह पे माइनस था, यहाँ पे क्या था माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चेक भी कर लेना है कहीं आपसे ये गलती ना हो जाए, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये गलती भी आपको चेक करनी होती है। तो हम अब इसको हमने करेक्ट रख लिया है, अब हम देखते हैं कि इसका करेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे 10 माइनस 12, ठीक है 10 12 और 18, उसके बाद 6, उसके बाद 2, हमने अच्छी तरह से रख लिया है। इसकी बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 6 18, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा एकदम सही बैठता है अगर आप इस पैटर्न को रखोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 6 18 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका जो अगर सॉल्व करोगे तो टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे कितना 10 प्लस 12, ठीक है 10 प्लस 12 -6, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फिट बैठ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ये ऑप्शन का ही रखने का फंडा है इसमें। अगर आप इसमें सही रख लेते हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने दोबारा से वो सही रखा है आपका, तब इसका आंसर एकदम करेक्ट आया, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये क्या कहता है, किसकी जगह पे क्या रखने की कहता है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद आपको आंसर तभी आ पाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मुख लेते हैं आके। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष, ठीक है, पुरुष पिता और भाई, ठीक है, पुरुष पिता और भाई के संबंध में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पुरुष पिता और भाई के संबंध में सर्वोत्तम दर्शाता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रीजन्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन मैन फादर एंड ब्रदर। अगर मैं बात करूँ इसको आप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई आप फादर है, ठीक है। ये मान लो आपके क्या हो जाएंगे, मान लो यहाँ पे ये फादर है, ठीक है, ये आपके क्या हो गए फादर हो गए। उसके बाद मान लो फादर, अगर मान लो कोई उसका ब्रदर है, या तो ब्रदर और फादर देखिए आपके भाई भाई होते हैं तो ज्वाइंट होंगे, वो कितने हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी है तो वो ज्वाइंट हो जाएंगे ना, कहने का मतलब ये है कि क्या हो जाएंगे आपके ये क्या हो गया आपका, ये ब्रदर हो गया, ठीक है, ये ब्रदर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया ब्रदर। अब पूछ रहा है वो मैन, तो मैन, आप एक बात बताओ, मैन तो इसके अंदर ही आएगी ना। तो मैन क्या हो जाएगा, वो मैन, मैन तो चाहे ब्रदर हो या फादर हो, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आप इनमें से देखो वो कहाँ से फिट बैठता है, ठीक है। क्या ये है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या ये है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ये भी नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं है, कोई एक में दो नहीं है, तो इसका मतलब जो है एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि कौन सी उत्तर पुस्तिका, ठीक है, सॉरी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो पैटर्न दे रखा है यहाँ पे, क्या ये ऑप्शन सही कौन, सबसे पहले ये देखना है गलत कौन सा, सही मत देखो, सबसे पहले आप गलत देखो। सबसे पहले इस कोने को ही देख लो, यहाँ पे
ठीक है, ये कोना आप देखोगे तो सब चारों तरफ ऐसा, और यहाँ पे इस कोने को देखते हो तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि अलग अलग है, तो इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें, इसके देखें, चलिए अगले को देखें, तो इसमें देखिए यहाँ पे है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये देखें ये हो सकता है, ये एकदम हो सकता है। अब हम देखते हैं, अब दूसरा पैटर्न हमारे लिए क्या पकड़ने को मिलता है। दूसरा पैटर्न हमारे पास मिलता है क्या, कि अब देखिए इसमें आपको पैटर्न ही पकड़ना है। यहाँ पे देखिए दो बिंदी है, यहाँ पे भी दो बिंदी है, यहाँ पे भी दो बिंदी है। अब आप लोग देखो, यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे दो हैं, इसका मतलब ये दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चार बिंदी हैं तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये चार हैं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो दो ऑप्शन आपने इस तरीके से हटा दिया। अब एक और ऑप्शन आप लोग हटाओ इनमें से कोई भी, ठीक है। अब आपको हटाना कैसे है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अगर आप इस कॉलम, इस खाने में देखते हो, इस वाले इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन दिखेगी यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है इसके बराबर में लाइन नहीं है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो है इसके बराबर में लाइन नहीं है, और इसके जो को अगर आप यहाँ पे अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैं, ठीक है, तो ये जो है यानी कि अगर मैं दो बिंदी सी जो है, ये वाली जो बिंदी जो है, ये वाली, ये जो है पहली लाइन के बाद में है। तो पहली लाइन के बाद में कहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये बताओ आप लोग। पहली लाइन के बाद में आपको इस ऑप्शन में नजर आ रही है या फिर इस ऑप्शन में, ठीक है, इसमें नजर आ रही है या इसमें। आप लोग ये देखो, तो पहली लाइन के बाद में यहाँ पे बिंदी आ गई, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे पहली लाइन है फिर बिंदी है, ठीक है, यहाँ पे पहली लाइन है फिर बिंदी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको फिट करोगे तो एकदम फिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, लिखा गया है, और पीपल को इस तरीके से लिखा गया है, और पर्सन को किस रूप में लिखा जाएगा आपको ये बताना होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, सबसे पहले इसकी अल्फाबेटिकल जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले हम इसको ही करके कोशिश करते हैं कि RESENT, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख रहा है ये TGUCLR, ठीक है, इस तरीके से लिख रहा है। अब हम इसके नंबर लिख लेते हैं ऊपर। R कितने पे आता है, 18 पे आता है, E 5 पे आता है, S 19 पे आता है, E 5 पे आता है, N कितने पे आता है, 14 पे आता है, T कितने पे आता है, 20 पे आता है, T यहाँ पे भी 20 पे आता है। G के बारे में बात करें तो G हमारा कितने पे आ जाए आपका 7 पे आता है, U हमारा 21 पे आ जाता है, C हमारा 3 पे आता है, L हमारा 12 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या मतलब फंडा कर रहा है, इसका पैटर्न बना के देखते हैं। अगर हम इस पैटर्न बना के देखें तो इसमें आपको क्या कर रहा है, अगर इसमें 18 जो है, 18 के बाद 20 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, दो जोड़ रहा है। अगर हम अगले पैटर्न की तरफ देखें तो अगले बार क्या कर रहा है कि 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 के बाद फिर इसमें भी दो जोड़ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें आप लोग यहाँ पे देखोगे 21, 19 है यहाँ पे, ठीक है। एस कितने पे आता है, 19 पे, और 19 के बाद कितना आ रहा है 21, यानी यहाँ पे भी ऐड हो रहा है 2, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे कितना है 5, ठीक है, ई कितने पे आता है 5 पे। अगर हम 5 पे जाएंगे और उसके बाद कहाँ पे आ जाए 3 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मतलब 2 में माइनस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस कर रहा है। उसके बाद हम एन देखते हैं, एन 14 पे आ रहा है, 14 के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, 14 के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है, इसमें भी 2 माइनस कर रहा है। और हम इसमें देखें तो इसमें भी आपका 2 माइनस कर रहा है, 20 के बाद क्या आ रहा है 18 आ रहा है, यहाँ पे कितना 20 और यहाँ पे कितना 18, तो इसमें भी 2 माइनस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले 3 में +2 कर रहा है और पहले 3 लास्ट के 3 में क्या कर रहा है, वो 2 माइनस कर रहा है, ठीक है। आपको जो है इसी तरीके से पैटर्न को बनाना है, और पैटर्न हमारा फिट हो चुका है, ठीक है भाई। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो। अब हमें देखना है कि जो आपका पूछा गया है उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पे चेक कर लेनी। इसी तरीके से पैटर्न को आपको बनाना है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे क्या कैसा है। आपसे पूछा है किसका, पर्सन का पूछा है, ठीक है। तो PERSON, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा है। तो P का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, P कितने पे आता है 16 पे, E 5 पे आता है, R 18 पे आता है, ठीक है, S 19 पे आता है, O कितने पे आता है 15 पे आता है, N 14 पे आता है, ठीक है। अगर आप इसमें शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के 2 प्लस होंगे और लास्ट के 2 जो है माइनस होने वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें इसी तरीके से करोगे तो P पे 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 जोड़ोगे तो कितने पे आएगा 18 आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। 18 कितने पे आता है आप बताओ, 18 कितने पे आता है, R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद E में अगर आप 2 जोड़ोगे तो E दो जोड़ने के बाद कितने पे आ जाएगा आपका, बताइए आप लोग, ठीक है, 7 आ जाएगा। और 7 कितने पे आता है, 7 कितने पे आता है आपका, G पे आ जाता है। उसके बाद R आता है, R 18 पे। उसके बाद अगर आप इसमें भी 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। RGT देखोगे तो इसमें आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन RGT से नजर आ रहा है। अभी हम सॉल्व नहीं कर पाए, पूरा देखते हैं, अभी पूरा जब तक नहीं होगा, जब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। S देखते हैं, S के बाद देखते हैं S। अब S में क्या कर रहा है कि शुरुआत में 2 में तो 2 जोड़ रहा था, ठीक
ठीक है। इसमें तो 2 प्लस कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। अब आपको s के बाद क्या करना है, 2 माइनस करना है, ठीक है। अब आप 19 के बाद आपको यहाँ पे 17 पे जाना है। 17 पे कितना, कौन सा नंबर होता है, अब आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे 17 पे हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं q, तो यहाँ पे ये अब q नहीं है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे रह गए। अब 2 में से आपको ये भी यहाँ पे यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें अब ml या फिर mp, तो m यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे 13, तो यहाँ पे कितना है कि 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ओ के बाद ओ में आप -2 करोगे तो m यानी 13 पे आ जाएगा। उसके बाद आते हैं एन पे। एन में अगर आप 2 माइनस करते हो, अगर आप एन में 2 माइनस करोगे 14 के बाद कितने पे जाओगे, 12 पे जाओगे, तो 12 पे क्या डिजिट रहेगा आपका, ठीक है, एल रहता है। सिंपल सी बात है, एल कितने पे रहता है, 12 पे, तो क्यू एम एल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्यू एम पी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन को आपको हटाना होता है और आपको ये भी चेक करना होता है कि हमारा पैटर्न फिट बैठता है या नहीं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का 10, जो कि रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो व्याख्या के प्रश्न की सारणी को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसकी जगह पे आपको क्या आएगा, ये पैटर्न आपको बनाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90, ठीक है, 90 के बाद 80, 80 के बाद 20, क्या कोई पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से आ सकता है। अब आपको केवल इस तरीके से बनाना भाई, चाहे आप लोग इस तरीके से बना लो, चाहे आप इस तरीके से बना लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप जैसे बना सकते हैं, लेकिन आंसर आना जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये पैटर्न पहले बना रखा है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो मैं इसका पैटर्न बनाता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं इसका पैटर्न बनाता हूँ, देखिए किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसका पैटर्न बनाते हैं 90, ठीक है, डिवाइड बाई 5 +7, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो देखिए, अगर आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। यानी 18 पंजे 90 हो जाएगा, प्लस आप इसमें 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। क्या 25 है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो मतलब पैटर्न फॉलो लगता है। अगर हम इसको भी करके देखें, 120 है हमारा, कितना है 120, और हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 6, प्लस कितना करेंगे 10 करेंगे, +10। अब बराबर में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 120 में आप 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। बताइए कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 यहाँ पे है, बिल्कुल है यहाँ पे भी 30। इसका मतलब ये पैटर्न लगता है कि फॉलो होगा। अब देखते हैं कि इसमें आपका 80 के बाद इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता है या नहीं, ठीक है। 80 डिवाइड बाई 4 +6, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं तो इसमें आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 चौक 80, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं +6, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 26 आ जाएगा। तो ये एकदम पैटर्न फॉलो होता है और यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है, इंग्लिश का, ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो क्वेश्चन इंग्लिश के अब जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपसे क्या कहता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेस, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेशन, जो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको बताना है कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट जो है इसका क्या होगा। तो ये आपको देखिए डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा, आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट जो नरेशन चैप्टर से हमने लिया है, ठीक है, नरेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको जितने भी चैप्टर आने की कोशिश करता हूँ सभी चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जिससे आपको उनकी प्रैक्टिस हो। तो एक क्वेश्चन तो 100% है कि आएगा ही, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका आई सेड टू हर, ठीक है, आई सेड टू हर, तो आई टोल्ड में हम चेंज कर देंगे, सेड टू को हम कहाँ पे चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है कि ना तो ये गलती है, ना ये गलती है, ना ये गलती है। आपको इसमें देखिए इंग्लिश में अगर मान लो इस तरीके के ऑप्शन आते हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इसमें गलत कौन सा है, ठीक है। तो दैट तो सब में लगता है, तो यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऑप्शन में गलती है, ठीक है। यहाँ तक तो सारे ऑप्शन एकदम सही है, मतलब ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि आगे क्या करना है, ठीक है। ऑल हर तक भी ठीक है, फॉल्ट्स तक भी ठीक है, ठीक है, फॉल्ट तक ठीक है। लेकिन अगर हम आगे देखें तो बिल भी है। अब आप लोग मुझे ये बताओ बिल भी किस में चेंज होता है, डायरेक्ट में, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि डायरेक्ट से अगर आप इनडायरेक्ट में जाओगे तो बिल भी कहाँ हो जाएगा। तो बिल भी जो है सिंपल सी बात है, बिल जो है वुड में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। और बी जो है वुड बी हो जाएगा, ठीक है। और जो है बी की जो है थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लगी हुई है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो वुड कहाँ पे है, बिल भी यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये हो सकता है, हैव है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हैव बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो है बिल भी जो है वुड बी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, चेंज हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कहता है, सेम ये भी आपका देखिए किससे है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, नरेशन चैप्टर से ही ये मैंने भी लिया है, ठीक है, नरेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई। तो नरेशन चैप्टर से है, तो अब आपको इसको देख सकते हैं। ही सेड टू मी, ठीक है, आपसे पूछ रहा है ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, ठीक है, उसने मेरे से कहा कि आप तुम इंग्लिश जानते हो। अब आप लोग एक बताओ यहाँ पे, आई आस्क्ड मी, आई आस्क्ड मी, आई आस्क्ड मी, ही आई आस्क्ड मी, आई देख सकते हैं आप लोग ही आस्क्ड मी। तो इस तरीके से यहाँ पे ही आस्क्ड मी, ये अच्छी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो मुझे को लग रहा है एकदम ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे डेट आ सकता है? देखिए डेट कहाँ पे आता है, डेट आता है वहां पे जहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं हो, लेकिन यहाँ पे तो भाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो यहाँ तो भी ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसको सी ऑप्शन को बिल्कुल हटा दो, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई आपको ऑप्शन हटाने होते हैं पेपर में, क्योंकि जब मान लो आपको सही आंसर भी नहीं पता है तो आप गलत आंसर करके भी आप लोग सही आंसर पता कर सकते हो, ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब आपको ये देखना है कि डू यू नो मी, डू यू नो इंग्लिश, ठीक है, तो उसके बाद इफ आएगा, तो इफ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इफ आई नो, ठीक है। तो अब आप एक बात, तो आई के बाद डिड आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है। इफ आई नो, ये देखिए अब एक बात, तो अब अगर आप किसी को चेंज करोगे तो नो का नो ही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन हमें गलत पता चल गए। अब देखिए सिंपल सी बात है, तो आप अब कुछ नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे अगर नो का नो भी नहीं रहने वाला, तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये ऑप्शन गलत हो गया, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आपका न्यू जो नो है, KNOW जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा, KNEW में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा, ठीक है। चैप्टर आपको वो शो नहीं करेगा किस चैप्टर से, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल बता दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से ही मैंने क्वेश्चन लिया है। इसी तरीके से देखिए आपको मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, एक चैप्टर आपको डेली प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। जिस दिन क्लास नहीं होती है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दिन के गैप पे क्लास होती है, ठीक है। आज क्लास हो जाएगी, उसके बाद अगली क्लास जो होगी वो आपकी मंडे को होगी, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ तो एक दिन के गैप पे, 1 डे गैप, ठीक है। ये बात आपको मैं पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट चैप्टर है, वहां से आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है भाई। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नीदर ऑफ देम, ठीक है, नाइदर ऑफ देम, उसके बाद आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, या फिर नो एरर। इनमें से आपको कोई भी ये बताना है कि यहाँ पे आपको एरर कहाँ पर है, आपको इनमें से ये देख के बताना होगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये नाइदर नॉदर ये सब इधर नॉर या फिर इस तरह से आता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं भाई, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि देखो जितनी भी आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देखें कि नाइदर के बाद अगर मैं बात करूँ, तो नीदर के बाद जो है आप लोगों को पता है कि जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो देम जो है यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगी नाइदर के बाद जो है, लेकिन आपको जो वर्ब आती है वो क्या आती है आपकी, वो सिंगुलर आती है। नाइदर के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, सिंगुलर आती है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन आर क्या है आपका, सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे आर का जो चेंज है वो आर की जगह पे क्या आने वाला है, यहाँ पे एज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जितनी भी नाइदर नॉर आइदर जो भी होते हैं, वहां पे उसके बाद क्या आता है, आपके जो वर्ब होती है वो आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गलती है वो आपको बतानी है, किसी ऑप्शन में गलती है तो यहाँ पे गलती है, और इसी तरीके से जो करेक्ट आंसर अगर आप पूछेगा तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपको बताना होता है, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है इंग्लिश का, कि स्पॉटिंग द एरर, फिर से आपको बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे गलती है। तो अब तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि आइदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम, ठीक है, विद द मटेरियल टुडे, या फिर नो एरर। अब आप लोग इसमें से ये बताइएगा, खुद से भी आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि देखिए चाहे आपका इधर और हो, ठीक है, आइदर और हो, या फिर आपका नाइदर और हो, ठीक है, नाइदर नॉट, इन सभी के जगह पे, ठीक है, कौन सी वर्ब लगती है, देखिए सिंगुलर वर्ब लगती है। कौन सी वर्ब लगती है आपकी, सिंगुलर, ठीक है। ये बात आपको मैं पहले भी बताया, अभी भी फिर बता रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब लगती है। कहीं भी अगर प्लूरल वर्ब दिख रही है तो मतलब क्या है कि वहीं पे गलती है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बी में आप मुझे गलती लग रही है, यहाँ पे आर है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आर किस में चेंज हो जाएगा, आपका
यहाँ पे इज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से यही गलती, तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन इसका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो हमारा वॉइस से आपका क्वेश्चन आ गया, और वॉइस से आपको क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है, 1 या 2, ठीक है, 100% है कि पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पहला चैप्टर जो है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्राइवेट जो बैच है, उसमें मैंने वॉइस चैप्टर पूरा डाल दिया है, जिससे आप खुद भी पढ़ सकते हो उसको। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा वो। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, वहाँ से जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से आपको जिस दिन मान लो क्लास नहीं हुआ करेगी, उस दिन आपको एक चैप्टर की PDF आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वॉइस में आपको चेंज करना है। अब आपसे ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब आपसे ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अब आपसे पैसे बनवाएगा। तो अब आप यहाँ पे इसका पैसे बनाओगे, सीधी सी बात है। क्या पैसे अगर आप इसका बनाओगे तो इट का इट थोड़ी रह सकता है भाई, हटाओ इसे। ठीक है भाई, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप सब्जेक्ट क्या टू डू लोगे, क्या टू डू दिस, या फिर दिस लोगे सबसे पहले। भाई दिस सब्जेक्ट है हमारा, दिस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बस इतना सा है, इसमें है क्या है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल टू डू बी। ठीक है, टू बी डन, टू बी डन, आप लोग देख सकते हैं। डू का क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है टू बी, देख सकते हैं। तो क्योंकि बाई 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 या फिर बी, करने वाला कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ गया। तो इस तरीके से उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बी की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू की जगह पे डन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे जब बी की थर्ड फॉर्म लगती है तो डू भी यहाँ पे नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दे भी नहीं रखा कहीं भी डू, और यहाँ पे डन दे रखा है। तो इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है भाई, आराम से आप करोगे तो टू बी डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से, या फिर आपको काफी चीजें देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन आपसे काफी हिंट देता है कि जिससे आप उसको सही कर सको। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि देखिएगा सिनोनिम क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई सिनोनिम इसका क्या होगा, कमोशन। ठीक है, कमोशन का पता होना चाहिए सबसे पहले। कमोशन का मीनिंग क्या होता है, कमोशन का मीनिंग होता है शोरगुल। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पिक्चर भी लगा दिया यहाँ पे। अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा शोर होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा शोर, इस तरीके से मैंने ये पिक्चर लगा दी। तो इस तरीके से ये पिक्चर आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो। तो सबसे पहले इन सभी के मीनिंग भी जान लेते हैं, उसके बाद सिनोनिम बताएंगे क्या होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चीयर, चीयर का मतलब होता है आनंदित होना, खुशी होना। ठीक है, या फिर आप हैप्पी मान सकते हैं इसको, हैप्पी। ठीक है, आप अपना हैप्पी मूड में है, एक प्रकार से हैप्पी मूड है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। या टू ग्रो के बारे में बात करें तो टू ग्रो मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बड़ा होना एक प्रकार से। ठीक है, बड़ा होना। ठीक है भाई, बड़ा होना। और अगर हम देखें तो डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस माने क्या होता है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप नॉइज कर रहे हैं, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा है आपसे, शोरगुल का क्या सिनोनिम आपसे पूछा है, तो सिनोनिम शोरगुल का क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन हमें एनकरेज का भी बताना है, तो एनकरेज का क्या हो जाएगा, हिम्मत बढ़ाना। एक प्रकार से कोई आपको इनकरेज कर रहा है तो उसकी हिम्मत ही तो बढ़ा रहा है। अब आपसे पूछता है कि भाई आप पेपर पास कर लोगे या नहीं कर लोगे। भाई अगर पास कर लोगे, ये बात मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हिम्मत बढ़ाना। ठीक है, हिम्मत बढ़ाना किसी की। ठीक है, या फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, साहस बढ़ाना। ठीक है, साहस बढ़ाना। ठीक है, साहस बढ़ाना, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो ये आप लोग यहाँ पे इनकरेज का मतलब होता है किसी को आप हिम्मत दे रहे हैं, साहस बढ़ा रहे हैं उसका। ठीक है, तो आपका जो कमोशन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, डोडल। ठीक है, उसका क्या पूछा आपका 7 का। डोडल माने क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। डोडल मतलब होता है आलसी व्यक्ति, लेजी व्यक्ति। ठीक है, लेजी, या फिर आप लोग समय बोल सकते हैं कि जो समय नष्ट करने वाला। ठीक है, टाइम को वेस्ट करने वाला, टाइम को वेस्ट करने वाला। ठीक है, टाइम वेस्ट करने वाला। तो ये मतलब क्या कर रहा है, आगे किताब रखी हुई है और बाकी चीजें रखी हुई हैं, पढ़ ही नहीं रहा, आराम से सो रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, टाइम ही वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका बोलते हैं डोडल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, डोडल बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। इसको क्या बोलेंगे हम, डोडल बोलेंगे। जो आपका किताब आगे रखी हुई है लेकिन बंदा सोने में बिजी है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, वो डोडल हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है इसका रस, रस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं रस क्या होता है। रस क्या होता है, एक प्रकार से जल्दी। ठीक है, जल्दी होने का मतलब जल्दी, क्विकली, इस तरीके से आप वो जो रस बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होता है मतलब जो क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि फ्रेंडली। ठीक है, आप फ्रेंडली हैं, आप सब में घुल मिल के रह सकते हैं। ठीक है, यानी सभी में, अगर मैं बात करूं सभी में घुल मिल के रहना। ठीक है, घुल मिलकर मिलकर रहना। ठीक है, एक प्रकार से वो क्या होता है, वो जो सभी में घुल मिल के रहता है वो क्या रहता है, वो एक्सट्रोवर्ट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई।
और फिडल अराउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिडल अराउंड क्या हो जाएगा आपका, यही आपका सिनोनिम हो जाएगा। फिडल अराउंड का मतलब होता है समय नष्ट करना, ठीक है, टाइम वेस्ट करना एक प्रकार से, ठीक है, क्या कर बोलेंगे उसको, टाइम वेस्ट कर रहा है वो आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेल माने क्या होता है, क्वेल माने होता है आपका क्या, शांत करना, ठीक है, शांत करना, ठीक है। शांत करने को क्या बोलते हैं, हम क्वेल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है, लेकिन हमसे पूछा है सही क्या है, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि आपको अब एंटोनिम बताना है, ठीक है। ग्रिगेरियस का आपको एंटोनिम बताना है कि ग्रिगेरियस का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। ग्रिगेरियस का एंटोनिम होता है जो झुंड में रहता है, यानी झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने वाला, रहने वाला, ठीक है, यानी दोस्तों में रहने वाला, या फिर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि आपको लोगों में रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेगेरियस बोलेंगे, ठीक है। क्लबी के बारे में बात करूं तो क्लबी क्या होता है, क्लबी एक प्रकार से क्लब समझ सकते हो। तो क्लब में क्या आप अकेले होंगे, नहीं भाई, सब रहेंगे वहाँ पे, तो वो भी एक प्रकार से झुंड हो जाएगा। हो सकता है ये आंसर हो आपका। अगर हम देखें एंटी सोशल, जो समाज से दूर रहे, एंटी सोशल का मतलब है जो समाज से दूर रहे, ठीक है। समाज से दूर रहेगा तो वो क्या रहेगा, वन, अकेला रहेगा, बिल्कुल अकेला रहेगा। तो अकेला क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये इसका एंटोनिम हो सकता है भाई, बताइए। ये इसका ये क्लबी तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। लेकिन आपसे पूछ रहा है एंटी सोशल, ठीक है, एंटी सोशल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिप्रेस, रिप्रेस मतलब क्या होता है, एक किसी चीज को आप लोग, ठीक है, रिप्रेस का मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को आप लोग दबा रहे हो, ठीक है, उसको आप किसी या फिर बात से दबा रहे हो, आप किसी को कोई बात बोलते हो, आप उसको रिप्रेस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसको आप दबाव मतलब दबाव डाल रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दबाना, ठीक है, दबाव डालना, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपकी दबा देना, ठीक है, रिप्रेस होता है वो। रेस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रेस्ट्रिक्ट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रेस्ट्रिक्ट की जगह आप लोग यहाँ पे स्टैगर कर लो, स्टैगर, ठीक है। स्टैगर मैंने ये थोड़ा गलत कर लिया, ठीक है, स्टैगर हो जाएगा। स्टैगर में अगर मैं बात करूँ तो स्टैगर माने होता है क्या, STAGGER, ठीक है। स्टैगर माने क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, जो ड्रंकन होता है, ड्रंकन, ठीक है, यानी जो दारू पीने वाला होता है ना, जो दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है नाली में, उसको क्या बोलते हैं, दारू पीने वाला। नशेड़ी, नशेड़ी क्या बोलते हैं गांव में, उसको नशेड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, नशेड़ी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, नशेड़ी को क्या बोलते हैं हम, दारू पीने वाले को ड्रंकन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टैगर बोलते हैं। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि झुंड में रहने वाला, तो एंटी सोशल कौन सा हो जाएगा, यानी कि इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा एंटी सोशल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटी सोशल, ठीक है भाई। एंटोनिम पूछा था आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, ठीक है, यू डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि जो भगवान के होने पर बिलीव नहीं करता हो, ना ही किसी धर्म पे बिलीव करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ये बात पूछ रहा है हो। ए पर्सन डज नॉट हु बिलीव इन एनी गॉड ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, या फिर कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पे बिब्लियोफिल किसको बोलते हैं, बिब्लियोफिल बोलते हैं जो पुस्तक को पढ़ना पसंद करता हो, ठीक है, यानी कि पुस्तक प्रेमी एक प्रकार से, ठीक है, यानी बुक लवर जिसको हम बोलते हैं, क्या, बुक लवर, बुक लवर को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफिल बोल सकते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल माने क्या होता है भाई, नाजुक। अगर मान लो कोई भी चीज नाजुक है तो दो तुरंत से टूट जाएगी, तो वो क्या होगी, वो ब्रिटल होगी एक प्रकार से, ठीक है। अगर हम एथिस्ट के बारे में बात करें तो एथिस्ट क्या होता है कि जो भगवान पे भरोसा ना करे, किसी भी भगवान वगैरह पे किसी भी बात पे भरोसा ना करे, हम उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो वन ए पर्सन डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसको हम क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोलेंगे। तो इसका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय विज्ञान, ठीक है, खगोलीय विज्ञान, ठीक है, खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे करेक्टली स्पेल, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे करेक्टली स्पेल से आ सकता है कि इसका करेक्ट स्पेल्ड क्या है। अब आपको देखिए स्पेल्ड आपको करेक्ट पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने अच्छी खासी रीडिंग नहीं कर रखी है तब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो अबेंडेंट बताइए, लेकिन अबेंडेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, त्यागना होता है, ठीक है, त्यागना। लेकिन अब आप लोग बताइए त्यागने के लिए स्पेलिंग कौन सी सही होगी, ABANT होगी क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अबे डेंट हो जाएगी, ये तो ये भी नहीं होगी। अबंडेंट हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अबंडेंट की स्पेलिंग जो होगी वो ABUTANT, इस तरीके से इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने आ चुका है, या फिर आप मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 या फिर मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है मैथ का। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर जो है 15 है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 15, द रेशियो ऑफ नंबर इज, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब भाई इसमें आप कोई भी नंबर मान लो। ठीक है, आप इसमें कोई भी नंबर मान सकते हो, सीधी सी बात है। आप 25 के फॉर्म में ही मानोगे, कोई भी नंबर अगर मानोगे, ये भी 25 हो सकता है, ये भी 25 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसका हमें डिफरेंट भी मान लो 20 + 5 ले लेते हैं। ठीक है, 20 + 5 अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है उसका अंतर, अगर हम 20 - 5 अगर हम लेते हैं तो 15, ये एकदम फिट बैठता है मुझे हिसाब से। लेकिन हमसे पूछा है उसका रेशियो। ठीक है, मान लो ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ए और बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 20/5 तो कितना हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 5 4 बार कट जाएगा, तो 4:1। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4:1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि x + 1/x बराबर 9 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि 1 + 1x। ठीक है, बराबर मान लो ये 9 दे रखा है। ठीक है, 9 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा। अब आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका एक कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, आप इस एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे कोई भी नंबर दे रखा हो उससे, ठीक है, इस बात से कोई मतलब नहीं है, आगे चाहे कोई भी नंबर आपको देखने को मिले, जैसे कि अगर मैं बात करूँ x + 1/x आपसे दे देता है, इसका मतलब आप k मान लीजिएगा या फिर आप p मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, आप अपना नाम का अक्षर पहला अक्षर मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका k दे रखा है, k मान लो हमारा 9 है। ठीक है, और इसका अगर मैं आपसे पूछे x + 1/x² आपसे पूछे, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाता है, k² - 2। क्या हो जाता है हमारा, k² - 2। इसका जो फॉर्मूला है वो k² - 2 हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं k की जगह पे कितना रखा गया, 9 रखा गया। k की जगह पे अगर आप इसको 9 रख लो, क्योंकि हमसे पूछा तो यही है, तो अगर हम k की जगह पे हम x + 1/x² बराबर, तो k² है हमारा, k² की जगह पे कितना है हमारा, k की जगह पे हमारे कितना रखना है, हमें 9 रखना है। ठीक है, आप 9 का स्क्वायर करोगे -2 करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 - 2 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 79। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो यहाँ पे आपसे पूछी है कि द वैल्यू ऑफ, इसका जो मान है आपसे पूछा है। अब आपको बताना है इसका मान क्या है। काफी कैंडिडेट क्या करते हैं कि भाई इसका देखेंगे और इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं ना, इसको देख के डर जाएंगे, और भाई क्या है, कितना बड़ा हुआ आ गया भाई है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो एक फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, आपने फॉर्मूला 6ठी 7वीं 8वीं में अच्छी तरह पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला जो है, ये जो कि फॉर्मूला है, अगर मैं बात करूँ ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, आप अगर बात करें तो देखिए, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन था, मान लो a² - b², अगर आप इसको खोलते थे तो वो क्या हो जाता था, a + b और a - b, बस इतना ही है यार, और क्या है इसमें। ठीक है, अब आप लोग देखोगे तो ये a² फॉर्म में दिख रहा है आपको, इसको a² फॉर्म में, आप b² फॉर्म में दिख रहा है आपको। अब अगर हम इसको खोलेंगे तो देखिए आप आप देखोगे तो 0.27 0.27 1.3 1.13, तो इस तरीके से आप इसको देखोगे तो मतलब क्या है कि इसको अब इसको पॉइंट हटा दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सेंस है, क्योंकि ऊपर भी सेम संख्या है, नीचे भी है। तो आप इसको इस तरीके भी से कर सकते हो, लेकिन दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप सोचोगे भैया फिर पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे तो आप इसको खोलते हो, मान लो ऊपर वाले को ही हम खोलते हैं। ठीक है, a² - b², अगर हम इसको खोलते हैं तो देखिए, अभी 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, अभी इसको इधर नहीं दिखेगा मुझे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हम इसको इधर करते हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से खोलोगे तो 0.27 प्लस 0.13। ठीक है, हम इसको अभी खोल के आपके समय दिखा रहे हैं, अभी a² b² वाला फॉर्मूला ये वाला लगा के दिखा रहे हैं। ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, a - b। ठीक है, तो 0.27 माइनस 0.13। ठीक है, इस तरीके से खुल गया। अब हम नीचे देखते हैं कि 0 कितना है, 27। ठीक है, प्लस कितना है 0.13। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इससे कट गया एक बार। ठीक है, एक बार कट गया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, ये इंटू में है। ठीक है, इंटू में ये 1 एक बार है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको बताएंगे, यहाँ पे केवल हमारे पास ये बता है 0.27 माइनस के 0.13। अब आप लोग ये बताइए कि अगर आप 27 में से अगर आप 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। इसको हम 1.4 बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशिष्ट दिन पर, ठीक है, छात्र का केवल 3/8, ठीक है, 3 छात्र जो है उपस्थित थे, उस दिन की अनुपस्थिति संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर मान लो कोई दिन ऐसा है, मान लो कोई ए दिन मान लेते हैं हम, ए दिन ऐसा था, या फिर मंडे मान लेते हैं, मंडे वाले दिन क्या था कि 3/8 बच्चे ही प्रेजेंट थे। वहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट थे, टोटल बच्चे कितने थे आप बताओ, 48 बच्चे थे। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट वाले निकाल लेते हैं कि प्रेजेंट कितने थे, फिर ठीक है प्रेजेंट कितने थे, मंडे को प्रेजेंट कितने थे। ठीक है, सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। तो आप इसको काटोगे तो किससे कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, और 6 का गुणा 3 में करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 18 बच्चे जो है प्रेजेंट थे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो 18 बच्चे अगर प्रेजेंट थे, टोटल बच्चे कितने थे हमारे 8 बच्चे, टोटल बच्चे कितने थे 48 बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, प्रेजेंट कितने हैं 48 प्रेजेंट, सॉरी 18 प्रेजेंट है, और हमारे टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल कितने हमारे 48 हैं। अब आप ये बताओ एब्सेंट कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, आप एब्सेंट में करना क्या है भाई, अब तो आप आसाम से निकाल दोगे ना, आप इसको माइनस कर दो, अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे यही पूछा है आपसे कि अनुपस्थित यानी एब्सेंट कौन से हो जाएंगे, एब्सेंटेज पूछा है। ठीक है, तो एब्सेंट कितना हो जाएगा 30, यानी इसका जो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है क्या कि 250 का यानी 250 का 27% और 1000 का 0.02% बराबर है, किसके बराबर है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है भाई, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको अभी सॉल्व करके आप सभी के सामने दिखा देते हैं। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं 250 का मतलब ऑफ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 27/100, ठीक है, माइनस अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, गुणा कितना है हमारा 0.02%। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, लेकिन पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये 2 से ये हटा देना है पूरा, अब यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो ये पूरा काट देना है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है भाई, 1 से काट 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 5 बार कट जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5। और अगर हम इससे देखें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, ये हमारा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 5 की गुणा आप 27 में करोगे, 5 × 27। ठीक है, और माइनस के कितना है हमारा 2/2, माइनस कितना है 1/5। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं अब अच्छी तरह से तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा लगभग 67, लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 135 हो जाएगा, कितना 135। ठीक है, 135/2, ठीक है, माइनस के 1/5, और 1/5 को भी अगर आप करोगे तो अब मान लो इसमें आप 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, हम इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 67.5, और इस कितना हो जाएगा माइनस 0.2। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए आप। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 67.30, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है बता सकते हैं आप लोग, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से इसका जो है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, या फिर आपको जिसको बोल सकते हैं एसआई। एसआई बराबर क्या होता है पी जिसको हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं मूलधन। ठीक है, मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो अजीब सा लगेगा। ठीक है ना, एक मिनट। अगर मैं बोलता हूँ कि एसआई बराबर हमारा क्या होता है P/R/T अपॉन क्या होता है 100। ठीक है, या फिर अगर हम इसको बोलते हैं कि हिंदी में बोले अगर हम साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे कितना होता है 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है, करना कुछ नहीं बस। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूला को अगर आप फिट करते हैं हम, चलो हम फॉर्मूला फिट करते हैं हमारा, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये अगर आप देखें तो हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 125 के आगे कितनी जीरो दे रखी है 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद रेट कितना दे रखा है हमारा 5% दे रखा है। ठीक है, 5। उसके बाद आपसे टाइम कितना दे रहा है 5 वर्ष। ठीक है, तो 5 बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अगर आप इसको काटते हो तो हम 5 से इसको कितने बार काट सकते हैं 20 बार काट सकते हैं, और 5 से हम दोबारा काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। ठीक है,
तो हमारा बचेगा कितना 125, 4 बार 0 बट्टे 4। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 3 चौक 12, तो 3 बार चला जाएगा 4 3 यानी 4 3 12, 3 बार चला गया। उसके बाद हम फिर से देंगे तो 4 एकम 4, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 2 बचा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20 और उसके बाद 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो हमारा कितना हो गया 31 बार, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 31 25 00, 31 25 00, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने में है, ठीक है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का लेके आया हूँ, कल मैंने आपको डिफरेंस का लेके आया था, कल आपको सीआई का लेके आऊंगा। तो इस तरीके से मैं चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डीबी में आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डीबी प्लस जी, ठीक है, डीबी में भी आएंगे और जीडी में भी आएंगे। लेकिन जीडी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके एडवांस पोर्शन से आते हैं, एडवांस जो मैथ होता है उससे आते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो एडवांस के कुछ 3-4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 5 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। डीबी वालों के लिए वो यहीं तक क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जीडी में अगर हम देखें तो यहाँ पे एडवांस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है कि ए बराबर इतना दे रखा है 1 2 3, बी बराबर 3 4 दे रखा है, सी बराबर 4 5 6 दे रखा है। तो ये आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। आपने पढ़े तो होंगे ना, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, आपने पढ़े तो होंगे भाई, ये बात आपको अच्छे से पता है, 11 12 में आपने पढ़े होंगे। बी इंटरसेक्शन अगर हम सी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें बी देखना है, बी कहाँ पर है, ये, इसको हम लिख लेते हैं 3 × 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद सी में क्या है, आपको इसको लिख लेंगे, सी में कितना है 4 5 6, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमें कॉमन लेना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, ठीक है, केवल कॉमन कौन सा है वो हमें छांटना है। तो अब आप लोग बताओ 3 4 यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे केवल ना 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पे नहीं है, 4 कॉमन है बिल्कुल, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का जो मतलब हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो जाएगा 4 बस, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर होगी, इसको इस ब्रैकेट में क्लिक करके रखते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हमें निकालना है ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब 4 आ चुका है हमारा। अब हम ए ले लेते हैं, ए का कितना है 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद यूनियन, यूनियन में सारे आ जाते हैं, ठीक है। यूनियन में क्या आते हैं आपके, यूनियन ऑल आते हैं, ठीक है, ऑल। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यूनियन में कितना हो जाएगा हमारा, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। आप इसको देखोगे तो इसको कॉलम 1 2 3 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आंसर अपना निकाल सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आप सभी से यही पूछा गया कि यहाँ पे आपको इसकी कोटि बतानी है, जिसको हम डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, घात बता रहा है हमसे। तो सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल ट्रिक है इसकी, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आपको देखना है कि मैक्सिमम इसकी जो है घात, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो कितनी है, सबसे ज़्यादा डिग्री आपको कहाँ पे दिख रही है, चाहे डिवाइडेड में दिखे या आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, वही आपकी आंसर होती है। चाहे 1/4 हो या 1/6 हो या 1/8 हो, या फिर आपकी घात ही ऊपर चढ़ रही हो, ठीक है, या आप लोग समझ सकते हैं घात ही ऊपर चढ़ रही हो, तो वही आपकी इसका आंसर हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है सी के मान के लिए द्विघातीय समीकरण बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का समान होंगे। किसके समान होंगे, कि तो सी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। ये विविक्तिकर का सूत्र भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, विविक्तिकर भी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण में इसका यूज करते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है सी के लिए, ठीक है, तो आपसे पूछा है सी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको बराबर रखने की कोशिश करते हैं अभी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी मैं इसको रखूंगा, यहाँ पे अभी बी को आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4ac बराबर हमारा कितना हो जाएगा b², ठीक है। 4ac बराबर क्या हो जाएगा हमारा b², लेकिन हमसे पूछा है क्या सी के सापेक्ष पूछा है, तो सी हमारा इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो b²/4a हो जाएगा, और बस निकल गया आंसर। बचा क्या है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा b²/4ac। आपसे ए के सापेक्ष पूछे तो आप सी को नीचे ले जाओ, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है, निकाल लेंगे इसका आंसर, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है कि cot 60 प्लस cosec 60 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछी है,
ठीक है भाई। तो आपको टेबल जो होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं, जो आपकी डिग्री वाली टेबल होती है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। 100% ये है कि ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक क्वेश्चन देखिए, एक कभी कभी दो भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, कभी कभी दो भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर कवर कराना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो कॉट 60 प्लस कोसेक 60। ठीक है, आप कोसेक 60 की वैल्यू रखोगे। उसके बाद देखिए आप अगर इसको रखते हो कोसेक 60, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, कितनी होती है? 1/√3 होती है। ठीक है भाई, प्लस इसकी अगर मैं बात करूँ कोसेक की, तो इसकी कितनी होती है आपकी, इसकी भी कितनी हो जाती है आपकी 2/√3, 2/√3। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, बराबर हम इसको एक्स रख लेते हैं, बराबर आप इसको एक्स रख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3√3 आ जाएगा। और बराबर कितना है आपका एक्स, लेकिन आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, √3। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो यही आपका आंसर है। तो इसका जो है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरीके से जो है क्या है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको क्वेश्चन को कर लेना है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये बात आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हो। तो अब आपकी क्लास जो 40 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये जो 40 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो 40 में से आपको ये नहीं कि 40 ही लाने हैं, तो अगर आप 20 क्वेश्चन आपको पास करने पड़ेंगे, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो भाई कम से कम कोई भी स्ट्रेटेजी लेके चलोगे तो आप आसाम से पेपर का पास कर पाओगे। जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, उससे सफिशिएंट है, पेपर पास हो जाएगा। बाकी आप खुद से भी थोड़ा बहुत कोशिश करोगे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत पढ़ो, आप खुद से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भाई जो भी आपने स्टेज 1 में पढ़ा है, ठीक है, स्टेज 1 में जो भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो स्टेज 2 में थोड़ा बहुत डिफरेंट आएंगे, तो वो मैं आप सभी को करा रहा हूँ। एक स्ट्रेटेजी ये है कि अगर मान लो रीजनिंग है, ठीक है, तो रीजनिंग भाई डूएबल होती है। 10 में से अगर मान लो आप 8 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो इंग्लिश में मान लो आप 5 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आप 5 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं। अगर बात करें मैथ में, ठीक है, अगर मैं मैथ में बात करूँ तो 10 में से आप ज़्यादा नहीं तो देखिए कितना भी आपका वीक मैथ होगा तो 5 क्वेश्चन तो आप लेके आ जाओगे, क्योंकि आपने पेपर 1 पास किया है। और अगर मैं इसी तरीके से जीके में बात करूं तो जीके में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जीके में आप 3 भी क्वेश्चन कर लेते हो। मैं मिनिमम बता रहा हूँ भाई, ये भी ये वैल्यू मिनिमम बता रहा हूँ। अब मैक्सिमम जितना जाए उतना ले जा सकते हैं, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो 21 हो जाएंगे, आराम से आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे पास करना है पेपर को। ठीक है, ये बात आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये बात आपकी समझ में आ गई, तो माइंड पेपर को पास करना है। और बाकी यार मैं अपनी टेलीग्राम चैनल है, हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, ये बात आप लोग हमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पेड एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है भाई, जहाँ पे मैं क्लासेस अपना रेगुलर ले रहा हूँ। आज हमारी ये लास्ट क्लास थी, क्लास नंबर 2 थी, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, यूट्यूब पे भी रहेगी ये, ठीक है, यूट्यूब पे भी मिलेगी। और अपना जो हमारा प्राइवेट है टेलीग्राम, वहाँ पे पेड बैच में भी मिलेगी, पेड में भी मिलेगी। लेकिन आने वाली जो क्लास नंबर 3 होगी, ठीक है, क्लास नंबर जो 3 होगी वो हमारे उसके बाद पेड में ही लूँगा मैं। ठीक है, अब बस इतना हो गया, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना ले सकता है भाई। ठीक है, मैंने इतना आपको कर लिया, इतना सफिशिएंट है। ठीक है भाई, इतना पे भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, 199 रुपीज़ इसका प्राइस है। कितना? 199 रुपये इसका प्राइस है। अभी ये कुछ कैंडिडेट रह गए हैं, ठीक है, जो लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं, नहीं तो ये प्राइस जो है 299 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। हमारी सीट फुल होने वाली है, ये बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमारी जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है। और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 94 12 62 47 33। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप, केवल आपको इसको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। और जो अगर आपको बैच लेना तभी आप मैसेज करें, अन्यथा आप कोई भी मैसेज ना करें कि मुझे ये डाउट है वो डाउट है। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है वो कोई और कैंडिडेट हैंडल करता है, और वो जो इंस्टाग्राम है वो कोई और हैंडल करता है। ठीक है ना, तो जो डाउट है मतलब बैच के लिए आपको इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना बस। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो क्या करना है कि आपको 94 12 62 47 33 ये हमारा बैच का जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको मैसेज करना है और मुझे बैच लेना है इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको बैच वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसकी जो फीस है वो 199 रुपीज़ है, आप परचेज कर लीजिएगा मेरे कहने से। कहीं ऐसा ना हो कि आप मान लो स्टेज 1 तो आपने पास कर लिया, ठीक है, स्टेज 1 तो आपने पास कर लिया और आप स्टेज 2 में जो है फेल ही हो जाए। ठीक है, स्टेज 2 जो आपका होगा, अब आपका मान लो स्टेज 2 जो होगा उसमें आप फेल ही हो जाओ। ठीक है, क्योंकि भाई मैं अगर खुद बात करूँ अपने बारे में, ठीक है, अगर मैं खुद अपने बारे में बात करूँ, 1 मिनट, ठीक है, तो अब अगर मैं वहाँ पे देखूँ, देखिए मैं जब फिजिकल देने गया था, मैं स्टेज 2 अपना देने गया था, तो स्टेज 2 में मेरे 39 बच्चे प्रेजेंट थे, इसमें से 19 बच्चे तो भाई किस में फेल हो गए थे,
असेसमेंट पेपर में ही फेल हो गए थे, ठीक है। असेसमेंट पेपर में जो है फेल हो गए थे और केवल 20 बच्चे पास हुए थे, 20 ही बच्चे पास हुए थे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो 3 को मेडिकल में पॉइंट था, ठीक है, 3 को मेडिकल में पॉइंट था, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो केवल 17 बच्चे ही बचे थे पास, ठीक है। और कोच्चि का उसी दिन अगर मैं बात करूँ तो कोच्चि में एक सेंटर था, कोच्चि में तो केवल 62 बच्चों में से केवल 7 बच्चे लिए थे भाई पेपर में। भाई ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा हलवा भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितना मैं करा रहा हूँ उतना भी सफिशिएंट है, बस आपको पेपर को पास करना है, ये भी आप चीज़ें खास कर में समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, अब आपकी मर्जी है, आपको बैच लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आपको बैच लेना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 94 12 62 47 33, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी मैंने आपको वीडियो को बता दिया है, वीडियो आपने देख ली होगी, वीडियो लॉन्ग हो गई लेकिन मैंने आपको सारी जानकारी शेयर की है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।